ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ा था ना, साइन कॉस टेन, ये तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स के रेशियो को देते थे। साइन किसका रेशियो होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन होता था परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो। तो इनके कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं रियल लाइफ में। ठीक है, यूजुअली अगर आप देखेंगे जैसे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में उसकी शैडो जो बनेगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी चीजें हो सकती है जिसमें ये अप्लाई होगा ट्रिग्नोमेट्री। अब प्री रिक्विजिट क्या है, आपको क्या क्या चीजें याद रहनी चाहिए, पहले मैं वो एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले तो आपको बेसिक तीन याद होने चाहिए, साइन कॉस और टेन। ये किसके किसके रेशियो होते हैं? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस होता है बी अपॉन एच और टेन होता है पी अपॉन बी। बस ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और टेबल पता होना चाहिए साइन कॉस टेन का। साइन कॉस टेन का जो वैल्यूज होता है ना बेसिक एंगल्स पे, वो पता होना चाहिए। स्पेशली टेन का सबसे ज्यादा यूज होता है, साइन और कॉस का थोड़ा कम यूज होता है। तो बेसिक एंगल कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन का अगर याद है, कॉस बन जाएगा साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, कॉस साइन 90 1। और कॉस का अगर वैल्यू चाहिए, इसी को रिवर्स फॉर्म में लिख दो। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा √3/2, फिर क्या आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0। टेन थीटा का याद रखना क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली है टेन थीटा की वैल्यू। टेन जीरो की वैल्यू 0, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। ये दोनों कभी यूज नहीं होंगी। सबसे ज्यादा यूज होंगे इनके बीच की तीन वैल्यू। ये होता है 1/√3, ये होता है 1 और ये होता है √3। क्लियर? तो लिख लो कॉपी में जल्दी से जिनको याद नहीं है, और याद रख लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना। उन सब की जरूरत नहीं है। तो अंशिका और अक्षत, आप दोनों ने लेट से ज्वाइन किया, मैं बता रहा हूं हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ही कंसेप्ट ध्यान में होने चाहिए जो कि सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। साइन कॉस टेन, इन तीनों के रेशियो, साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, टेन होता है पी अपॉन बी। ये रेशियोस पता होने चाहिए और ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज पता होनी चाहिए 0, 30, 45, 60 और 90 पे। स्पेशली आपको सबसे ज्यादा जो पता होना चाहिए टेन, 10 की वैल्यू, ये तीन वैल्यूज। ठीक है, कौन कौन से एंगल पे आती है? 30, 45 और 60 पे। सर हो अभी गया? सबने वो नोट डाउन कर लिया ट्रिग्नोमेट्री नोटबुक में? एप्लीकेशंस कर रहे हैं। यस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, स्टार्ट कर दे। तो स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, कई बार ये भी बोलते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, सो यहां पर एक कुतुब मीनार आपको दिख रहा है। ठीक है, इसकी हाइट जो है एक्चुअली क्या है? इस कुतुब मीनार की हाइट क्या है बताओ? इस कुतुब मीनार की हाइट है CD। ठीक है, यहां पर एक पर्सन है, ये पर्सन है AE। ए जो पॉइंट है उसके हेड वाली पोजीशन है, ई जो है उसके लेग की पोजीशन है। ठीक है, ये चीज। और जब ये पर्सन इस कुतुब मीनार के टॉप को देखेगा, मतलब पॉइंट सी की तरफ देखेगा, तो ये एक एंगल फॉर्म करेगा इस वाले लाइन सेगमेंट के साथ। कौन से वाले लाइन सेगमेंट के साथ? AB वाले लाइन सेगमेंट के साथ। ठीक है, और ये जो लाइन ऑफ साइट बना, एक्चुअली जो वो ऊपर की तरफ जब देख रहा है तो एक लाइन ऑफ साइट बन रही है, वो लाइन ऑफ साइड और वो रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, जो उसकी आई वाला एक्सिस है, इन दोनों के बीच वाले में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? सिंपल सी चीज है। अगर आप नीचे खड़े हो, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो आपका एंगल बनेगा देखने का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सबको समझ में आ गया ये चीज? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अब एंगल ऑफ डिप्रेशन समझो। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? सपोज आप यहां पर पॉइंट सी पे हो और पॉइंट ई की तरफ देख रहे हो, पॉइंट सी से पॉइंट ई की तरफ देख रहे हो, तो उस केस में आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाली हो जाएगी, सी से बनने वाली। और आप नीचे की तरफ देख रहे हो, मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ
डिप्रेशन। समझ में आ गया? ये दो चीजें। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? नीचे से ऊपर की तरफ। डिप्रेशन कब बनता है? जब ऊपर से नीचे की तरफ बनते। दोनों एंगल्स में एक फिक्स होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा जो लाइन होता है वो क्या होता है? लाइन ऑफ साइट होता है। ये दो चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर अगेन एक और एग्जांपल दिया है। ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और जब ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा तो ये एक लाइन ऑफ साइट फॉर्म कर रहा है। यहां पर आपको डॉटेड लाइन में हॉरिजॉन्टल लेवल दिख रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन इसने मार्क किया है। क्लियर? ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी एक और एग्जांपल दिया हुआ है। ये एक पर्सन है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल आपको दिख रहा है, डॉटेड लाइन, और जब वो नीचे की तरफ देखेगी वो पर्सन, वो गर्ल, तो जो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट का, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? ओके, तो ये दोनों एग्जांपल सफिशिएंट थे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए। अब हम सीधा स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, साइन कॉस टेन के रेशियोज और वैल्यूज। क्लियर? स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, अपनी नोटबुक में लिखो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कुछ फिगर है तो फिगर ड्रॉ कर लो। ये सब काम अपना कंप्लीट करो। हो गया आशुतोष? फिगर ड्रॉ किया? ड्रॉ कर लिया फिगर? हाँ, फिगर ड्रॉ किया अपनी नोटबुक में? जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी साथ में बनाते हुए चलना, ठीक है? ओके, स्टार्ट करें हम? यस ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस आर्टिस्ट। एकदम ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में है क्वेश्चन को समझना। वो क्लियर हो गया तो आपसे इजीली सॉल्व होगा। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो पढ़ते समय ना आपको हाईलाइट करनी इंपॉर्टेंट चीजें। तो एक सर्कस आर्टिस्ट किस पे क्लाइम कर रहा है? 20 मीटर लॉन्ग रोप पे। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में आपको यहां पर ये दे दिया कि ये जो रोप है वो क्या है? एसी है। लेकिन ये सिर्फ एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर दिया है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको फिगर गिवन नहीं होगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक आध कोई और होंगे तो एग्जम्पशन हो सकता है, एक्सपेक्ट अदरवाइज नहीं रहते क्वेश्चंस में फिगर गिवन। ठीक है, सो एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। तो ये जो रोप है ये कहां पर टाइड अप है? एक वर्टिकल पोल के टॉप पे। तो यहां पर हमने एक वर्टिकल पोल बना दिया। वर्टिकल पोल मतलब ऐसा बनेगा AB, और ये उसके टॉप पे ये रोप कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है इस रोप का वो कहां पर कनेक्टेड है? ग्राउंड पे कनेक्टेड है, सपोज पॉइंट C पे कनेक्टेड है। क्लियर? पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको पोल की हाइट मतलब क्या फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल मेड बाय द रोप, रोप मतलब AC, ग्राउंड लेवल मतलब कि ग्राउंड लेवल कौन सा है? BC। तो AC और BC के बीच का एंगल गिवन है वो कितना है? 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो अब आप यहां पर देखो कि आपको क्या क्या पता है। आपको एंगल पता है, थीटा पता है, आपको हाइपोटेनियस पता है, आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ऑब्वियस है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, क्योंकि पोल वर्टिकल है, मतलब वो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, तो 90 डिग्री बनाएगा ना ग्राउंड लेवल के साथ, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलता है? साइन से मिलता है, P अपॉन साइन थीटा। करेक्ट, साइन थीटा। सो साइन थीटा गिव्स यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा की वैल्यू यहां हमको पता है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 30 पुट कर दो, साइन 30। परपेंडिकुलर की जगह पे आ जाएगा AB, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है,
और हाइपोटेनियस की जगह पे आ जाएगा 20 क्योंकि वो वैल्यू गिवन है आपको। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में देखो। 1/2. करेक्ट, 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 20। इस 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो विल गेट AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल। दैट्स इट, कंप्लीट। समझ में आया कौन कौन सी चीजों की Yes, जरूरत sir. पड़ी? सिर्फ वो रेशियो कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आइडेंटिफाई करना। ठीक है, ओके, इरेज कर दो ना। आशियान ठीक समझ सर, में आया ना? ठीक। Okay, हाँ, कुछ पूछना है किसी को? अंशिका कुछ पूछना है? इरेज कर दिया सर। हाँ, यहाँ सामने जो बच्चे बैठे थे सबका हो गया था ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना, रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन 2 ध्यान से समझना। अब यहां फिगर आपको बनाना है, समझो इधर क्या लिखा है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो ये पूरी स्टोरी समझो। क्या है, एक ट्री है, तो सपोज ये एक ट्री है, ये एक ट्री है। ट्री ऑब्वियसली वर्टिकल होता है ग्राउंड लेवल से, तो ये ए बी एक ट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ट्री जो है बीच से टूट गया, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अब यहां से मान लो ये टूट जाता है, सपोज ये पॉइंट सी से ये टूट जाता है, तो क्या होगा, तो ये वाला जो ब्रोकन पार्ट है सी से बी, ये ब्रोकन पार्ट हो जाएगा, और ये ब्रोकन पार्ट अब इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगा, और ये ग्राउंड लेवल को क्या करते रहेगा, टच करते रहेगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो जो सी से ब्रेक होके जो ग्राउंड को टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, डी कंसीडर करते हैं। तो एक्चुअल में ये ब्रोक हो गया पार्ट, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। ब्रेक होके यहां पर आ गया सी डी। क्लियर यहां तक? अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, एक सेकेंड। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट? पॉइंट ए। फुट ऑफ द ट्री मतलब ए, ठीक है। टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड मतलब कि डी इज 8 मीटर। तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 8 मीटर गिवन है। अब पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो 30 डिग्री गिवन है, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल डी, जहां पर टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, वो वाला एंगल है। क्लियर? ये फिगर बन गया सबका? ओके, अब देखो यहां पर आपको क्या गिवन है, आपको बेस गिवन है, बेस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। क्यों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों निकालना है? क्योंकि परपेंडिकुलर भी ट्री का पार्ट है, अनब्रोकन पार्ट, और ये हाइपोटेनियस जो है वो क्या, ब्रोकन पार्ट है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री मिलेगी। समझ में आई ये चीज? तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस गिवन है आपको, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, 10, because 10 gives you the ratio of P by B, ठीक है। So 10 30 is equal to perpendicular upon base। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 is equal to, हाँ बोलो, P मतलब AC by base is 8। इस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट AC इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। रैशनलाइज करने की जरूरत है नहीं, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहीं पर छोड़ देते हैं। हमको क्या मिल गया, अनब्रोकन पार्ट, AC की लेंथ यहां पर मिल गई। अब हमको लेंथ निकालनी है CD की। तो CD की लेंथ निकालने के लिए अब बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन देखेंगे, किससे मिलता है,
किससे मिलता है? बेस और हाइपोटेनियस का कॉस से। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू बेस मतलब कि 8 अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज CD। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट √3CD इज इक्वल टू 16। समझ में ना कैसे है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 8 2 16 और CD और ये √3 के साथ चलेगा, तो आपको CD की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी आ जाएगी CD की वैल्यू? 16 अपॉन √3 मीटर्स। ये हो गई CD की वैल्यू। AC की वैल्यू आपने निकाल रखी थी पहले ही। अब आपको चाहिए थी हाइट ऑफ ट्री, दोनों को ऐड कर दो। सो हाइट ऑफ ट्री विल बी AC प्लस CD एंड दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3। एलसीएम क्या आ जाएगा? √3। सो न्यूमरेटर में 8 प्लस 16 मिल जाएगा, दैट इज 24 अपॉन √3। ये आ गया। अब इसको रैशनलाइज करके फाइनल आंसर निकाल लो। रैशनलाइज करोगे तो 24 अपॉन √3 इंटू √3/√3। ठीक है, सो 24 √3 डिवाइडेड बाय √3 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3 1 3 8 सो विल गेट 8 √3 मीटर्स। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। समझ में आया? कहीं कोई डाउट तो अभी पूछो। आशियान कुछ पूछना है? पूछ ले अभी। शुरू का बताऊं? देख, इनिशियली ना ये A से B तक जो है ना, ये पूरा ट्री था। ठीक है, अब स्टोरी ये है कि ना ट्री जो है वो ब्रेक हो गया। तो ब्रेक हुआ, कहां से ब्रेक हुआ? मान लेते पॉइंट C से ब्रेक हो गया। तो ये जो BC वाला जो पार्ट है ना, ये बैंड हो गया और बैंड होके इस तरह से ग्राउंड को टच करने लग गया। समझा ना? ऐसा करके गिरा, ग्राउंड को टच करने लगा। अब जब वो पार्ट ग्राउंड को टच किया तो वो जो एंगल बनाया ग्राउंड के साथ, वो कितना बनाया? 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और वो जो टॉप था ट्री का, जहां पर ग्राउंड को टच कर रहा है, और जो ट्री का फुट था मतलब कि A, इन दोनों का डिफरेंस गिवन, इन दोनों का डिस्टेंस गिवन है 8। ये सारी चीजें मिल गई, तो उसके हिसाब से हमने ये फिगर बना लिया। अब उसके बाद बोल रहा है कि ट्री की हाइट क्या होगी। तो ट्री की हाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये AC निकालना पड़ेगा, मतलब अनब्रोकन पार्ट, और BC CD निकालना पड़ेगा, मतलब ब्रोकन पार्ट जो बेंड हुआ, और दोनों को निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो AC मतलब कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है, तो हमने tan थीटा यूज किया, बिकॉज tan गिव्स यू द रेशियो P/H, एंड फर्दर सॉल्व करने पे हमको मिल गया परपेंडिकुलर। फिर उसके बाद हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमने cos अप्लाई किया, cos थीटा गिव्स यू B/H, सो जिससे आपको क्या मिल गया? H, हाइपोटेनियस मिल गया। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको ट्री की टोटल हाइट मिल गई। क्लियर स्टोरी? ओके, कुछ और डाउट? इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो डाउट होगा इमीडिएटली पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आधा इधर है आधा उधर है, बुक में अलग अलग पोर्शन पे। आप लोग एक काम करो, पढ़ो और कोशिश करो क्या फिगर बना सकते हो उसका, पढ़ने के बाद देखो। स्टार्ट करें? ओके, सो क्वेश्चन 3 है, एक कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park। दो टाइप की स्लाइड्स बना रहा है। For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। अभी हम सिर्फ इसी यहीं तक फोकस करते हैं। पहली वाली जो स्लाइड्स जो वो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन गिवन है कि इस एज ग्रुप के लिए 5 इयर्स, खैर उसका यूसेज नहीं है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो उस स्लाइड का टॉप है वो किस हाइट पे? 1.5 मीटर की हाइट पे, और वो किस एंगल पे इंक्लाइंड है? 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। तो क्लियर है
स्लाइड जो है अगर आप ऐसा सामने से देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा ही दिखता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में को हम नाम भी दे देते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। अब बताओ यहां पर आपको क्या क्या चीजें गिवन है। करेक्ट, ए बी की लेंथ गिवन है 1.5, गुड। और क्या गिवन है? करेक्ट, एंगल सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये भी गिवन है। तो ये दोनों चीजें हमने बना ली, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के आगे, क्या लिखा है वेयर एज से। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। तो वो एक थोड़ा स्टीपर स्लाइड बना रही है जिसकी हाइट है 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उसका इंक्लिनेशन गिवन है, हाइट गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन गिवन है। दूसरी स्लाइड है तो उसको भी बना लेते हैं। अगेन वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, लेकिन थोड़ी सी हाइट ज्यादा होगी और थोड़ी सी स्टीपर होगी, ऐसे कुछ बनेगा। समझ में आया ये चीज? अब इस ट्रायंगल को हम पी क्यू आर मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहां पर क्या क्या चीजें गिवन है बताओ। एंगल आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, करेक्ट। समझ में आ गई ये दोनों चीजें। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ द स्लाइड का इसका मतलब है कि AC की लेंथ कितनी है और PR की लेंथ कितनी है। मतलब आपको दोनों केसेस में क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। और आपको दोनों केसेस में क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। समझ में आ गया ये सारी चीजें। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किससे मिलता है, साइन से मिलता है। तो आप क्या अप्लाई करोगे यहां पर, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, फिर उसके बाद फर्दर साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के प्लेस पे 1.5 और हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या आ जाएगा AC, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं साइड साइड में लिख रहा हूं, आपको एक के नीचे एक लिखना है, ठीक है। सो यू विल गेट AC इज इक्वल टू 3 मीटर। समझ में आ गया ये? ओके, अब सेम प्रोसेस आपको सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए अप्लाई करना है। ये वाला पार्ट आप लोग सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपको PR की वैल्यू मिलेगी। बताओ क्या आ रही है। ओके, और किसी का आया? सर बोलो। बिलो 5 इयर्स का था तो हमने 5 इयर्स ने नहीं लिया है, इसमें जो ईयर्स हाफ कहां कर पर? लिया क्या उसका? हाँ, हेलो, एक बार। उसमें लिखा था बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, तो अपन ने 5 को कहीं पे वो लिखा क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर इसमें एज वाला कोई फैक्टर ही नहीं था ना, सब लेंथ था ना। लेंथ, ठीक है। ठीक है, ओके। सो वैल्यू आ गई PR की कितनी है 6/√3। फर्दर रैशनलाइज करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3, 2√3। ओके, ओके, दैट्स इट। सबको मिल गया? जो बच्चे ऑनलाइन एक बार बताओ सॉल्व हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से अपनी बुक पे देखो, ट्राई करो कि आप उसका फिगर ड्रॉ कर सको।
सेटल डाउन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, the angle of elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें गिवन है। क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, मतलब टावर के टॉप की तरफ जब देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट, कहां से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब वो पॉइंट के बारे में बता रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। वो पॉइंट फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है। इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री किसके बारे में बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देखो, एक टावर बना दोगे इस तरह से। ये टावर को हम मार्क करते हैं ए बी। टावर का फुट कहां पर है? बी पे है। टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लो। सपोज 30 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट ले लिया सी। ये वाला डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। टावर ऑब्वियसली वर्टिकली होगा, वर्टिकली स्टैंड करेगा, तो मतलब 90 डिग्री बनाएगा। अब इस पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। मतलब पॉइंट से टावर के टॉप को ज्वाइन कर दो, और ये जो एंगल अब बन रहा है सी पे, दिस एंगल इज एक्चुअली 30 डिग्री। ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में? हाइट ऑफ द टावर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? बेस गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। इन दोनों का रेशियो किससे मिलता है? tan से। अब सारे क्वेश्चन में tan थीटा ही अप्लाई होने वाला है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू perpendicular by base. Here theta is 30, so tan 30 is equal to perpendicular की वैल्यू AB है जो कि हमको निकालनी है, बेस की वैल्यू है 30। ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। सबको याद रहना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली बता रहा हूं। tan 30, 45, 60, ये तीनों बिल्कुल नहीं भूलना है। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 30। अब इसके बाद ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यू विल गेट AB इज इक्वल टू 30/√3। रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को, आपको क्या मिलेगा? 30√3/3, 3 1s are 3 10s are, and further you will get AB is equal to 10√3। That's it। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया ये? ओके, जल्दी यस सर। बताओ, हो गया तो मैं फिर इरेज कर दूंगा। क्या हो गया अक्षय? ठीक है, उस तरफ भी बन सकता है, पॉइंट सी को आप उस तरफ भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। हाँ चलेगा। ओके, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब प्रैक्टिस मैच है, एक्चुअल मैच तो बचा है, मतलब कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन इतने इजी नहीं रहेंगे, इससे आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल चेंज होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब कंफ्यूजन कहां पर होता है पता है? जब ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हाइट पे गिवन है ना, तो वो हाइट मतलब स्लांट हाइट, हाइपोटेनियस वाली हाइट है या परपेंडिकुलर वाली हाइट है, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो इससे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब वो वर्टिकल हाइट है। समझ में आई ये चीज? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो जो काइट की जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल से अटैच कर दी गई है। The inclination of string with the ground is 60 डिग्री, मतलब वो जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड लेवल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, मतलब आपको वो जो धागा जिससे वो काइट कनेक्टेड है ना, उसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर? मतलब क्या निकालना पड़ेगा? अगर आप समझ जाओ, आप सिचुएशन कभी पतंग उड़ाया कि नहीं?
हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब वो जो स्ट्रिंग है उसमें कोई स्लैक नहीं। स्लैक मतलब वो पतंग उड़ाया कभी? हाँ, मतलब वो एकदम टाइट है, धागा जो है ना एकदम टाइट है। अगर जैसे कई बार होता है ना, धागे का वेट ज्यादा हो जाता है तो एक स्लैक आ जाता है, वो झूल जाता है, तो वैसा नहीं है, एकदम टाइट है वो, ठीक है। पतंग अच्छी तान पे, पतंग उड़ाएगी नहीं कभी, ठीक है, ओके, ठीक है। सो इस पूरी सिचुएशन को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर सपोज एक ग्राउंड लेवल हम कंसीडर कर लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल हो गया। यहां पर कभी एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट पी, ठीक है। अब काइट की जो हाइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है, तो यहां से ना ये वाला पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट ले लेते हैं क्यू। ये जो पी क्यू है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस है पी और क्यू का, ठीक है। और ये एक्चुअल में हाइट दे रहा है आपको काइट की, दैट इज 60 मीटर, ओके। अब जो स्ट्रिंग है वो कहां कहां पर कनेक्टेड रहेगी, अटैच रहेगी, एक तो काइट पे है और दूसरा एक ग्राउंड में किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया हमने। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। उस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम सपोज आर, ठीक है। अब और क्या गिवन है, ये 60 डिग्री जो है वो एक्चुअल में ग्राउंड और वो जो स्ट्रिंग वाला जो पॉइंट है उस पे बनने वाला एंगल है, मतलब दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्लियर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब फिगर को देख के बताओ क्या निकालना है। पी आर मतलब कि हाइपोटेनियस निकालना है, और गिवन क्या है यहां पर, पी क्यू मतलब कि क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए, वो किससे मिलता है, साइन से। तो साइन थीटा विल गिव यू पी अपॉन एच। थीटा की वैल्यू यहां पर है 60, साइन 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 60 अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 बाय पी आर। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, you'll get PR is equals to 60 into 2 upon √3, that is equal to 120 upon √3. Further rationalize कर दो तो √3 upon √3 and you'll get 120 √3 upon 3. 3 ones are 3 fours are, so 40. So the answer will be 40 √3 meters. क्लियर हुआ ये चीज? कुछ कैलकुलेशन में डाउट तो पूछ लो। हाँ अक्षय, क्लियर, ठीक है। इरेज कर दूं जो बच्चे? यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दो, क्या लिखा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो दो चीजें गिवन है, एक तो बिल्डिंग और दूसरा एक बॉय, दोनों की हाइट गिवन है, ठीक है। इसको ना मैं थोड़ा डायरेक्टली बना देता हूं एक साथ, आप लोग एक बार देख लो, मैं फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक साथ उसको डायरेक्ट बना दिया। ये यहां पर मैंने ये बना दिया है 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये वाली हाइट है 1.5 मीटर, यहां से यहां तक की, ठीक है। और उसके सामने एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 30 मीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो हाइट है, दिस हाइट इज 30 मीटर, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर। अब इस बॉय का जो पोजीशन है उसको मैं ए बी मार्क कर देता हूं, सपोज ये हो गया ए बी, और इस बिल्डिंग को मैं ले लेता हूं सपोज सी डी। क्लियर यहां तक सब चीजें। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में वो देखते हैं। The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. अब उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जा रहा है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा है।
तो इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, उसकी आई की पोजीशन का जब उसकी मूवमेंट होगी तब। और सपोज अब हम कंसीडर करते हैं कि वो जो बॉय है वो यहाँ ए बी से हटके अब यहां पर आ गया है, सपोज वो आ गया डीई पे, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं डी और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ई। क्लियर हुआ ये चीज? और अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक सेकेंड, पॉइंट डी यहां पर ले रहा हूं, नहीं डी तो पहले ही था ना, ई एफ लेना पड़ेगा ना, ई एफ, ये। और अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, पहले कितना था, पहले 30 था और अब वो इंक्रीज होके कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब कि ये वाला एंगल पहले 30 डिग्री था और अब ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। दिस एंगल इज 60 डिग्री। क्लियर हुआ यहां तक सब? ओके, ठीक है। ये ध्यान रखना वो आंख से ही देख रहा है ना, फ्रॉम हिज आईज, तो आंख से ही एलिवेशन बनाना। आंख कहां पर रहेगी, टॉप पे रहेगी, ठीक है, सिर पे ही होती है आंख। ओके, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, वो डिस्टेंस कितना है वो आपको निकालना है। मतलब आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, बीई निकालना है, करेक्ट। तो B से E तक का डिस्टेंस आपको निकालना है, जो कि आपको पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं उसको x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। EC की लेंथ भी नहीं पता अभी, तो वैसे वो यूज नहीं हो रही है, लेकिन बाद में होगी, तो इसको भी हम एक और वेरिएबल y कंसीडर कर लेते हैं। तो ये जो पूरा BC है, इस पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी। यहां तक क्लियर? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे बताओ, ये इस पॉइंट को अगर मैं कोई पॉइंट ई एफ जी ले लेता हूं, इस पॉइंट को सपोज मैं जी ले लेता हूं, तो जीसी की लेंथ कितनी होगी, करेक्ट 1.5 होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने बनाया। और ये वाली लेंथ जीडी की लेंथ कितनी होगी बताओ, 28.5, करेक्ट। समझ में आया? तो ये पूरा पिक्चर बनाना आना चाहिए। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ गए, स्टोरी पूरी क्लियर। अब आते हैं कि फाइंड हमको करना है x। यहां पर अब देखते हैं कितने राइट एंगल ट्राइंगल आपको ओवरऑल दिख रहे हैं, ठीक है। तो उन राइट एंगल ट्राइंगल्स को मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, आप एक एक करके देखो। देखो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल जो अभी मैंने हाईलाइट किया, दिखा ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, हाँ DFG। इस ट्राइंगल का बेस कितना है, बेस ये y है, मतलब y होगा। समझ में? इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है, 28.5। अगर इसमें हम चाहे तो y निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इसके लिए हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करेंगे, tan थीटा गिव्स यू द रेशियो ऑफ p बाय h। सो आप यहां पर लिखोगे कैसे वो भी समझना। सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, DFG, इन ट्राइंगल DFG tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b। tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे 60, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 28.5 अपॉन बेस कितना है y। tan 60 की वैल्यू जल्दी बोलो, √3, दैट इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y। फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट √3y इज इक्वल टू 28.5। फर्दर यू विल गेट y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दे क्या, रैशनलाइज करेंगे तो है 9.5 √3 आएगा आंसर, रैशनलाइज करेंगे तो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, नहीं करते रैशनलाइज, बाद में जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको y की वैल्यू को यही छोड़ देते हैं, ओके। हो सकता है बाद में रैशनलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, ओके।
अब आते हैं दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल पे। चलो यहां पर ध्यान दो, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल भी हाईलाइट कर रहा हूं मैं। देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, ए डी जी, एडीएफ कहां राइट एंगल ट्राइंगल है भाई? एडीजी वाला राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कितना है? ये भी 28.5 है डीजी। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है? इसका बेस है x प्लस वाई। समझ में आया ये चीज? तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्राइंगल ए डी जी, और इसमें फिर से हम tan अप्लाई करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। सो tan थीटा, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं ना, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इस केस में? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 अपॉन बेस, बेस की वैल्यू कितनी है? x प्लस वाई। ये वाली गलती मत करना, ध्यान देना, x प्लस वाई, ए जी पूरा बेस है। क्लियर? अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। 1030 की वैल्यू 1/√3, y की वैल्यू अभी मत पुट करो नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y लास्ट में पुट करना, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस वाई इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3। सो फर्दर आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 28.5 √3 माइनस वाई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से y को रैशनलाइज कर लेना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सीधा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो रैशनलाइज कर लेते हैं y को। जब आप y को रैशनलाइज करोगे, मैं यहां पर कर रहा हूं, y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 था, तो इंटू √3 अपॉन √3 करेंगे। सो फर्दर न्यूमरेटर हो जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाय 3, √3 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे, 3 9 27 और 3 5 15, सो विल गेट 9.5 √3, ये y की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.5 √3, यहां पर पुट करो, x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं, भले ही आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हो, लेकिन कई बच्चे ना ये वाले डिफरेंस में गलती करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि √3 जो है ना, इसमें कुछ नहीं होगा, कोई कैंसिल वैंसल नहीं होगा। ठीक है, मैं बोला ना, भले सर 10th आपकी में आवाज थोड़ी पहुंच गए। धीरे आ रही है। हेलो, मेरी हाँ आवाज सर। धीरे आ रही है क्या तान्या? नो सर। ओके, तो अंशिका वो वॉल्यूम वाला बटन देखना, उसको प्रेस करना, प्लस वाला साइन रहता है उसमें, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? यस सर, अब तेज आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, सो ठीक है, क्या बोला, भले ही क्लास 10th में पहुंच गए हो, ठीक है, लेकिन ना ये वाला डिफरेंस में अभी भी गलती करते हो। तो क्या होगा, ये √3 कैंसिल आउट नहीं होगा, उनके कोफिशिएंट्स का डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, √3 वैसे ही रहेगा, तो यहां पर ये 28.5 और 9.5 का डिफरेंस निकालोगे, कितना आएगा इसका डिफरेंस? 19। यस, सो विल गेट 19 √3। ठीक है, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, और x की वैल्यू, x क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट बॉय, यही हमने लिया था, तो आपका आंसर होगा 19.5 मीटर्स। ओके, हाँ प्लस में भी एज इट इज होगा। इसको ना अगर कंफ्यूजन होता है, बताओ मैं, आप इसको ऐसा मान लो 28.5x माइनस 9.5x, क्या करोगे दोनों के डिफरेंस लेते समय? x को वैसे ही रहने दोगे ना, उसके कोफिशिएंट्स का डिफरेंस लोगे ना। क्लियर? और अगर मान लो ये √3 की जगह √2 होता तो कुछ नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहता। अगर मान लो 28.5x और 9.5y है, तो कोई ऐड होता? वो नहीं होता। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन को ठीक करने का तरीका ये, x मान लो अगर सेम टाइप के आपको इरेशनल नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 19 √3 हो गया, तो मैं इरेज कर रहा हूं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको इसमें बता दूं, कई बार हो सकता है कि आपको पॉइंट में आंसर निकालने बोले, तो आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, कुछ वैल्यू मतलब स्पेशली √3 की वैल्यू तो याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 1.73, 2 डिजिट तक अगर ले रहे हो तो
1.73, ठीक है। दे देता है यूजुअली, अगर नहीं दिया तो 1.73 पुट करके कैलकुलेट कर लेता। पहला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके, जिन बच्चों को समझ में आ गया ना, एक काम करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। जिनको एक बार इसका रिवाइज चाहिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, समरी सुन लो। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमने क्या किया, हमने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय बना दिया ए बी, और एक टावर बना दिया जिसकी, एक बिल्डिंग बना दी जिसकी हाइट है 30 मीटर सी डी। फिर लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। तो ये बॉय ए बी जो है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 था, अब इंक्रीज होके कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया। यहां तक समझ में आया? अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस he walked towards the building, कि उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया वो आपको निकालना है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो x है, जो डिस्टेंस उसने वॉक किया, और फिर उसके बाद हमने ये EF उसकी नई पोजीशन बनाई, और E से C का जो डिस्टेंस है उसको हमने y कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस हमने बना दिया, AF से होते हुए G तक बन रहा है जो। अब GC की हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल बन रहा है ना पूरा, नहीं है समझ में? एक्चुअली ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ना, तो इसलिए ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और टोटल हाइट 30 थी, ये 1.5 थी, तो ये 30 माइनस 1.5 किया, जिससे 28.5 आ गया, ठीक है। इससे हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। एक मिला ये वाला DFG, ठीक है, छोटा वाला, और एक बड़ा वाला ADG। हमने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाई। पहले DFG में हमने लगाया tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B परपेंडिकुलर बाय बेस। तो थीटा की वैल्यू 60 थी, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 28.5 बाय y। वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू मिल गई, वो कैलकुलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ADG, इसमें भी tan थीटा अप्लाई किया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर 28.5 है, और बेस मतलब AG पूरा, दैट इज x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू यहां से पुट कर दी जो हमने पहले निकाली थी, और फिर कैलकुलेशन। क्लियर? ठीक है, सो इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 किसी का बन गया क्या? 7 बन गया, ओके। और किसी का? ठीक है, फिगर बना किसी का? फिगर बन गया? चलो वेरीफाई करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, अंशिका माइक म्यूट कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल, एक मिनट ध्यान दो, एकदम ध्यान से। The angles of elevation from the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building are 45 and 60 degree respectively। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक ट्रांसमिशन टावर मतलब मोबाइल टावर मान लो, उसके टॉप का और उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। मतलब जो मोबाइल टावर है ना, उसका टॉप और उसका बॉटम दोनों उस पॉइंट से ऊपर की तरफ है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है। और वो जो मोबाइल टावर है ना, इट इज फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। आपने देखा ना बिल्डिंग के ऊपर मोबाइल टावर लगते हैं, तो वाली सिचुएशन है, ठीक है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 और 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक काम करो, एक बिल्डिंग बना लो। मान लो हम कंसीडर करते हैं कि ये एक बिल्डिंग है AB, और बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर पे लगा हुआ है एक टावर, तो इसके ऊपर हम एक टावर भी कंसीडर कर लेते हैं। ये टावर हो गया सपोज BC, और इस टावर की हाइट हमको निकालनी जो कि हमको पता नहीं, तो उसको हम सपोज स्मॉल h कंसीडर कर लेते हैं। समझ में?
तो जो टोटल हाइट हो जाएगी ए से सी तक की, वो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच हो जाएगी। क्लियर यहां तक की पूरी सिचुएशन। अब ग्राउंड कहां पर है? ग्राउंड है ए पे, ग्राउंड लेवल कहां पर है? ए पे। ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट सी, सी तो ले लिया था, डी ले लेते हैं, सपोज पॉइंट डी। तो इस पॉइंट डी से टावर के फुट और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो टावर का फुट मतलब कहां पर आएगा? वो बी पे आएगा। टावर का टॉप कहां पर आएगा? सी पे आएगा। तो इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये टावर के फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। तो ये दो चीजें आपको गिवन है। फिगर समझ में है? फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार फिर से। देखो, एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हमने बना ली ए बी। बिल्डिंग की हाइट गिवन है 20 मीटर। बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, उसको हमने बना दिया BC। उसकी हाइट निकालनी है तो उसको हमने स्मॉल h कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब तो टोटल जो हाइट हो गई इंक्लूडिंग बिल्डिंग एंड टावर, वो 20 प्लस h हो गई। ठीक है, अब ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं D। इस पॉइंट से टावर का बॉटम मतलब कि B का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो चीजें गिवन है, समझ में आ गया? आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द टावर मतलब कि h निकालना है। अगेन यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखेंगे। कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं बताओ? एक तो ये है ABD, दिखा ABD वाला राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, ABD से आपको क्या मिलेगा? ABD से आपको गिवन तो है परपेंडिकुलर, आपको मिल जाएगा बेस। आपको बेस नहीं पता ना, तो यहां पर बेस को हम x मान लेते हैं, जिससे हमको बेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल ABD में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते। तो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो कौन सा रेशियो लेंगे? tan थीटा। tan थीटा गिव्स यू P by H, सॉरी P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे? 45 की 60? 45, क्योंकि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो? ABD वाला, तो उसमें 45 डिग्री बन रहा है। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 20, और बेस हमने क्या ले लिया है? x ले लिया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 is equal to 20 by x, so you'll get x is equal to 20 meters। मतलब आपको क्या मिल गया? आपको बेस भी मिल गया, 20 मीटर है। समझ में आ गया ये चीज? अब बेस मिलना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपको ओवरऑल हाइट मिल जाएगी। अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल मतलब कौन सा? ये ADC वाला, ADC वाला, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये होल ट्राइंगल ना, मतलब ADC। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ADC, अब इसमें भी आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। यहां पर परपेंडिकुलर कितना है? 20 प्लस h। बेस कितना है? 20। आपको निकालना है h। तो आप क्या करोगे? हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेनियस क्या है? CD। हाइपोटेनियस नहीं निकालना, ये स्मॉल h है भाई, ये स्मॉल h हाइपोटेनियस नहीं है, ये स्मॉल h हाइट ऑफ टावर है। क्लियर आशुतोष? ओके, सो हम अप्लाई करेंगे अगेन tan थीटा, बिकॉज tan थीटा गिव्स यू द रेशियो P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे इस बार? 60, क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल उसमें थीटा 60 होगा। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आएगा? परपेंडिकुलर क्या है बड़े वाले ट्राइंगल का? 20 प्लस h। बेस कितना है? 20। ठीक है, अक्षय समझ में नहीं आ रहा क्या? आशुतोष क्लियर? ओके, अब वैल्यू पुट करते। tan 60 की वैल्यू √3, 20 प्लस h अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस h। ये 20 फिर इधर जाएगा तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू h। 20 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h।
तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द टावर। समझ में आया? इसके बाद √3 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है तो पॉइंट में आपको आंसर मिल जाए। बुक में कैसा दिया, √3 की वैल्यू पुट किया क्या? ओके, क्लियर? ठीक है, कुछ डाउट है क्या? कुछ डाउट नहीं? इरेज कर दूं? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा टाइम हो गया ना, क्वेश्चन 7 तक हो गया है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हैं? 16 क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्पीड स्लो चल रहा है, 8 होना चाहिए था। यूजुअली मेरा 2 क्लास में एंड होता है ये चैप्टर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ डाउट है? इसमें तो नहीं है मेरे ख्याल से कोई डिलीटेड पोर्शन। ओके, ठीक है, देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट